नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता में। पिछले 2-3 दिन से ऐसे समाचार चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 255 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया तो एक कैलकुलेशन जब मैंने किया तो मुझे लगा कि कांग्रेस की जो टोटल सीट्स हैं वो कम से कम 280 के आसपास तो यूं ही पहुंच रही हैं जिन पर कांग्रेस को लड़ना ही चाहिए, या मिनिमम स्थिति में भी कांग्रेस इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब अगर हम दक्षिण से शुरू करें तो तमिलनाडु तमिलनाडु में वर्तमान में कांग्रेस के 8 सांसद हैं और शायद पिछली बार कांग्रेस ने 10 सीट पे चुनाव लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का दावा एक बार फिर से 10 सीट का होगा। अगर 8 सीट भी मान लेते हैं तो तमिलनाडु में चूंकि गठबंधन है तो तमिलनाडु की 8 सीट। केरल केरल जहां पे उसका सीधा सीधा मुकाबला ही लेफ्ट फ्रंट से है, तो वहां की 20 सीटों में से 15 सीट पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ही, चूंकि कांग्रेस का अपना एक गठबंधन है यूडीएफ करके। और अगर मैं उसको 15 से भी 3 सीट कम कर दूं तो कम से कम 12 सीट पर तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिलाकर 42 सीट्स हैं। 25 आंध्र प्रदेश में है और 17 तेलंगाना में। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और 2019 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस दोनों ही राज्यों में काफी मजबूत रही है। तो ऐसी स्थिति में यह मानना कि कांग्रेस कोई सीट छोड़ेगी या उस पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यह समझ से परे। तो ये पूरी 42 सीट होती है जिस पर कांग्रेस और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी। इसके बाद कर्नाटक। चूंकि कर्नाटक में भी इस बार कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन नहीं है और भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीता है, तो कर्नाटक की पूरी 28 सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। गोवा एक बार फिर से एक राज्य जहां सीटें केवल 2 हैं, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत है, दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात गुजरात में 26 सीट हैं और यदि यह मान लिया जाए कि कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सीट आम आदमी पार्टी को देगी और मुझे लगता है कि शायद एक भी ना दे, लेकिन फिर भी मैं 1 सीट यहां पर मान के चलता हूं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है। तो उस स्थिति में गुजरात में 25 सीटों पर कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वैसे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो बयानबाजी कर रही है उसको देखते हुए तो ऐसी स्थिति नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन में कि कांग्रेस 16 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत रही है और लंबे समय तक पूरे महाराष्ट्र की एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही रही है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर अब बीजेपी पूरे राज्य में की पार्टी हो गई है, नहीं तो इससे पहले जो भी वह पार्टियां थीं वह कुछ विशेष हिस्सों की पार्टियां थीं, पूरे महाराष्ट्र की पार्टी कोई नहीं थी कांग्रेस को छोड़कर। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को
16 सीट भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती है तो यह बड़ा मुश्किल चीज है। तो मैं महाराष्ट्र में 16 मानकर चलता हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां ना तो कांग्रेस का किसी के साथ कोई गठबंधन है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है जहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर हो। उड़ीसा में थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही। तो राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, उड़ीसा की 21, इन सभी सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस का कुछ भी नहीं है और वर्तमान में कांग्रेस के वहां से 2 लोकसभा सदस्य हैं। अगर ममता बनर्जी बहुत जिद पर नहीं अड़ती हैं तो कम से कम 2 सीट तो कांग्रेस के लिए छोड़ ही देंगी जहां पर उनके वर्तमान में सदस्य हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल से 2 ही मान करके चलता हूं। वैसे कम से कम 5 तो होना चाहिए लेकिन मैं 2 मान के चलता हूं। असम एक बार फिर ऐसा स्टेट जहां पर कोई कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, क्योंकि वहां की जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं उनमें एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है और तीसरी यूडीएफ करके एक वहां पे पार्टी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट करके। तो वो उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है नहीं। तो असम में कम से कम कांग्रेस 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 17 सीट जेडीयू और आरजेडी लड़ेंगी, तो उसके बाद 6 सीट बचती है। 6 सीट में इनको सीपीआई, सीपीएम और माले तीनों को एडजस्ट करना। तो अगर तीनों के लिए एक एक सीट निकाल देते हैं तो फिर 3 सीट बचती है। तो वह मान के चलिए कि कांग्रेस को बिहार में 3 सीट ही मिलेगी। वैसे लोग कह रहे हैं कि 5 सीट कांग्रेस लड़ेगी लेकिन उम्मीद कम है, 3 सीट पर ही भी मौका मिल सकता है। इसके बाद झारखंड। झारखंड में वैसे तो कांग्रेस का स्टेक काफी है लेकिन चूंकि एक बार फिर से जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस चारों का मिलकर के वहां पर कुछ इस तरह का है, तो ऐसी स्थिति में मैं 3 सीट मान करके चलता हूं। चूंकि जेएमएम वहां पे फ्रंट रनर है तो जेएमएम ज्यादा सीट लड़ेगा और सीटें कुल 14 हैं। तो 14 में मैं 3 कांग्रेस को मान करके चलता हूं और 3 जेडीयू और आरजेडी को। तो बची हुई 8 सीटों पर जेएमएम तो चुनाव लड़ेगा ही। इसके बाद उत्तर प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण राज्य। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि अभी कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी ने अपने एक प्रवक्ता के द्वारा यह स्टेटमेंट दिलवाया था कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस के लिए वो छोड़ सकते हैं। और 2 सीटों का मतलब तो सभी जानते हैं, रायबरेली, अमेठी। लेकिन अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। तो मेरा मानना तो 5 तक ही है लेकिन कुछ लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं तो मैं 10 सीट मान के चल रहा हूँ। कुछ लोग तो 15-20 सीट तक की बात कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 सीट कांग्रेस को समाजवादी पार्टी छोड़ देगी। इसके बाद आप आ जाइए उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कोई कंपटीटर है नहीं कांग्रेस का। अगर समाजवादी पार्टी के साथ में कोई ऐसा तालमेल हो जाता है तो 1 सीट भले ही छोड़ दे, उम्मीद बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी केवल नाम के लिए चुनाव लड़ती है, वहां उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 7 में से कम 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि यदि 3 सीटों पर बात नहीं बनी तो फिर शायद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
आम आदमी पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत रही है। सीटें किसी को नहीं मिली हैं, लेकिन मजबूत ज़्यादा कांग्रेस रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा भी झुकेगी तो 3 सीट से नीचे नहीं आएगी। इसके बाद हिमाचल, कोई कंपटीटर है ही नहीं बीजेपी के अलावा, तो जाहिर सी बात है चारों सीटें लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में हो सकता है जो इनका एक गुपकार गैंग बना था तो उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित हुई थी, तो हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिले। फिलहाल मैं 2 मानकर चलता हूं। कम से कम चूंकि जम्मू रीजन में 3 सीट है और कश्मीर में 2 सीट बची हैं, लद्दाख अलग हो गया, 5 सीट में से मैं 2 सीट मान के चलता हूँ कि जम्मू रीजन की शायद दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लद्दाख की 1 सीट है और वहां पर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत मानी जाती है, तो कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा, तो 1 सीट आपकी वहां से हो जाती है। इसके बाद आप आ जाइए पंजाब। तो पंजाब में स्थिति थोड़ी कमजोर है। वहां पर भगवंत मान बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस वैसे तो 5 सीटों पर लड़नी चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 सीटों पर तो लड़ेगी ही। और अगर इससे कम पे बात पर आती है तो शायद गठबंधन ही ना हो और कांग्रेस पूरी 13 सीटों पर चुनाव लड़े। हरियाणा, हरियाणा में सारी 10 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि वहां भी इनके साथ इस तरह का कोई मजबूरी इनकी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं वहां पर, लेकिन इतने मजबूत नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए कुछ छोड़े। और अगर छोड़ेगी भी तो 1 सीट भले ही छोड़ दे, तो मेरे ख्याल से अगर पूरी 10 नहीं लड़ेगी तो 9 सीट लड़ेगी। इसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट बचता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट हैं, कांग्रेस दोनों सीट लड़ेगी। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक रही है। हालांकि इस समय वहां पर क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं। सिक्किम, तो मतलब जो भी वहां पे राज्य हैं, तो वहां से जो सीटें आती हैं, तो मैं उनमें से कम 4 सीट काउंट करके चलता हूँ कि 4 सीट पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी तो ज्यादा पर मिनिमम 4 पर तो लड़ेगी ही। तो इस स्थिति में जो कैलकुलेशन बनता है वह मेरे हिसाब से 280 सीट का बनता है। क्या कांग्रेस इससे भी कम सीट पर चुनाव लड़ेगी, कहां छोड़ेगी? अब अगर देखना हो तो तमिलनाडु में उनका गठबंधन है, केरल में गठबंधन है। केरल में गठबंधन है तो वहां सीटें ऑलरेडी मैंने 8 छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस वहां पे काफी बड़ी प्लेयर है। तमिलनाडु में गठबंधन है तो तमिलनाडु में मैं 8 ही काउंट करके चल रहा हूँ। वैसे तो 10 पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन मैं 8 काउंट करके चल रहा हूँ। तो ये तो गठबंधन वाले राज्य हो गए। अब जहां पे गठबंधन नहीं है, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों में तो कांग्रेस लगभग सभी सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और बाकी में मैंने मिनिमम काउंट किया है। तो ऐसी स्थिति में यह चीज थोड़ी समझ से परे है कि कांग्रेस ने किस आधार पर 255 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि जब समय आएगा टिकट वितरण का तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में तृणमूल कांग्रेस का भी कोई प्रभाव नहीं है और उसके आसपास ऐसी कोई और पार्टी है नहीं। जेडीयू वहां पे
केवल नाम के लिए है, बाकी जेडीयू का भी वहां पे कुछ है नहीं, आरजेडी का कुछ है नहीं, जेएमएम का भी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा में 21 सीट है और पूरी की पूरी 21 कांग्रेस के हिस्से जानी चाहिए। आंध्र और तेलंगाना का भी वही हाल है कि जो पार्टियां हैं उनसे कांग्रेस का समझौता नहीं है और बीजेपी से तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पे कांग्रेस को लड़ना ही लड़ना है। गोवा की भी स्थिति कमोबेश वही है कि गोवा में भी कांग्रेस संभवतः दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात फिर से वही स्थिति। महाराष्ट्र जरूर एक राज्य है जहां कांग्रेस के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि उसको 16 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मिले, लेकिन चूंकि 16 सीटों का मामला ऐसा है कि जिन सीटों पर ज्यादा खींचतान होगी वो सीटें एनसीपी यानी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनके बीच की है, खींचतान वहां ज्यादा होगी। बाकी सीटों पर खींचतान उतनी नहीं होगी जहां कांग्रेस ज्यादा मजबूत रही है। तो कांग्रेस की वहां पर मजबूती के चलते मुझे लगता है 16 सीट तो कांग्रेस को आसानी से मिलेंगी लड़ने के लिए। राजस्थान मध्य प्रदेश में फिर से वही बात आ जाती है, अब अगर कोई नया समझौता कर भी लेते हैं तो यहाँ पर एक एक सीट आप छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा मैटर मसला है नहीं। पश्चिम बंगाल में मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूँ 2 ही है। बिहार में 3 काउंट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जरूर मैं 10 काउंट करके चल रहा हूँ, चूंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपना दावा किया है और कहा जा रहा है कि 15 तक सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जा सकती हैं। बाकी राज्यों का भी यही हाल है कि मैंने मिनिमम ही काउंट किया है जहां पर इनका गठबंधन है, तो उससे कम पे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर उससे कम पे कांग्रेस राजी होती है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस उन राज्यों में सुसाइडल मोड में आ जाएगी, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ने का ही मौका नहीं देंगे अपने कार्यकर्ताओं को तो आने वाले समय में आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे, पार्टी ही नहीं बचेगी, तो भविष्य आपका खत्म हो जाएगा। अब देखना है, जो भी समझौते आगे होने वाले हैं, सीट शेयरिंग पे बातचीत चालू हो गई है, तो कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस 255 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यह उसके लिए और घातक होगा, क्योंकि 255 का मतलब यह है कि उन राज्यों में जहां दूसरे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और कांग्रेस का भी वहां कुछ शेयर ठीक ठाक शेयर है, तो ऐसी सीटों को बचाकर या ऐसी सीटों को छोड़कर कांग्रेस केवल आत्महत्या करेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस का कोई कंपटीटर नहीं है उन राज्यों की स्थिति बहुत ही अलग है और मुझे लगता नहीं कि वहां से कांग्रेस को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मैं 2 मिनट और समय लूं तो मुझे लगता है कि पंजाब पंजाब की शायद अगर आम आदमी पार्टी और इसका गठबंधन हो जाता तो हो सकता है पंजाब की सारी सीटें दोनों मिलकर के जीत लें, तो पंजाब में 3 सीट कांग्रेस को मिल जाएगी। हरियाणा में स्थिति काफ़ी टफ रहेगी कांग्रेस के लिए, 1-2 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में चूंकि कांग्रेस को जम्मू रीजन में ही लड़ने को मिलेगा, तो जम्मू में कांग्रेस की स्थिति ठीक है नहीं। हिमाचल और उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत पाएगी, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के हिस्से ही जानी है। बिहार में अगर कांग्रेस 3 सीट पर लड़ती है तो हो सकता है कि 1 या 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है। झारखंड में भी 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। बाकी जिन राज्यों में उसका मुकाबला नहीं है वहां की अगर बात करें तो केरल
केरल में चूंकि उसको लेफ्ट फ्रंट से ही भिड़ना होगा, और अगर लेफ्ट फ्रंट से भिड़ती है तो कांग्रेस, जिसके पास शायद इस समय वहां पे शायद 13 या 15 सीट है कांग्रेस की, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और चूंकि जो सांसद है होते हैं उनके अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो उसको देखते हुए थोड़ा मुश्किल है कि वहां से कांग्रेस को बहुत ज्यादा इस बार सीट मिलेगी, कम से कम 15 तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ से कांग्रेस की कुछ सीट घटने ही वाली है। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मिलना नहीं है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस को कुछ ठीक ठाक सीट मिल सकती है। कर्नाटक की स्थिति कांग्रेस के लिए, भले ही वहां पे सरकार हो, बहुत मजबूत है नहीं। वहां से कांग्रेस को बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अधिकतम 4 सीट कांग्रेस के हिस्से आएगी वहां पे। गोवा में कांग्रेस को कुछ मिल जाए बहुत बड़ी मुश्किल है। गुजरात में कुछ खास मिलना नहीं है, गुजरात तो लगभग जीरो ही रहना है। महाराष्ट्र में हो सकता है इस बार खाता खुल जाए, पिछली बार शायद कोई सीट नहीं मिल पाई थी। राजस्थान में भी स्थिति पिछले बार जैसी रहनी है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति लगभग पिछले बार जैसी रहनी है। छत्तीसगढ़ में पिछले बार जैसी भी नहीं रहनी है। पिछली बार वहां पे 2 सीट मिल गई थी, इस बार नहीं मिलेगी एक भी। उड़ीसा में कांग्रेस की स्थिति ऑलरेडी बहुत कमजोर है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस का कंपटीटर या तो बीजेपी है या कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, वहां पर कांग्रेस को कोई बहुत सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। और अगर कांग्रेस ने गठबंधन वाले राज्यों में भी सीटें बहुत ज्यादा छोड़ दी, तो जो अभी उसकी संख्या शायद 52 या 53 है, वह घट करके हो सकता है कि अंडर 40 हो जाए। कांग्रेस जो एक प्रयास कर रही है कि कम सीटों पर चुनाव लड़ने से उसे अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने का मौका मिलेगा, तो वो शायद उसकी एक बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। आप लोग इस पर अपनी राय दीजिए। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कंटेंट ठीक लगते हैं तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।